हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 9वीं के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 7 त्रिभुज पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम अध्याय 7 के बेसिक नॉलेज के बारे में समझेंगे। इसका मतलब इस अध्याय में हमें मुख्य चीजें क्या पढ़ना है और इस अध्याय से अधिकतर कौन से प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, इन सभी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो के लास्ट में मैं IMP वाला PDF भी इसमें अपलोड करूंगा। अगर आप लोगों को 9th क्लास का मैथ्स का IMP वाला PDF चाहिए तो मैंने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में भी इंस्टाग्राम ID और व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया हुआ है। तो कमेंट बॉक्स में जाके आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं और मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिससे मैं IMP PDF आपको उसमें सेंड कर दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 7 का नाम है त्रिभुज। हमने पिछली कक्षाओं में त्रिभुज के बारे में पढ़े हैं, तो हमें अधिकतर त्रिभुज के बारे में पता है। तो अब इस अध्याय में हम त्रिभुज में सर्वांग समता पढ़ेंगे। अब सर्वांग समता क्या होती है, ये सारी चीजें हम इसमें समझते हैं। तो आइए देखते हैं। एक बार हम त्रिभुज की परिभाषा यहाँ देख लेते हैं। त्रिभुज क्या होता है? 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं। ये तो हमें पहले ही पता है। यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज में, यहाँ पर देखेंगे 3 शीर्ष होते हैं, इसी तरह से 3 भुजा भी होती हैं, इसी तरह से यहाँ पर 3 कोण भी होते हैं। तो ये भी आप लोगों को पता है। अब यहाँ पर एक चीज आप लोगों को ध्यान देना है, शीर्ष लंब और माध्यिका दोनों में अंतर होता है। शीर्ष लंब क्या होता है? शीर्ष से किसी भुजा पर जो लंब डालते हैं, जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, उसको हम शीर्ष लंब बोलते हैं। और माध्यिका क्या होती है? माध्यिका यदि हम शीर्ष से ऐसी भुजा खींचेंगे जो त्रिभुज को बराबर 2 भागों में विभाजित करती है, उसको हम माध्यिका बोलते हैं। तो माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। और शीर्ष लंब जो होता है, शीर्ष से 90 अंश का कोण बनाते हुए एक शीर्ष लंब खींचते हैं, या त्रिभुज में 90 अंश का कोण बनाते हुए जो रेखा खींचेंगे उसको हम शीर्ष लंब बोल सकते हैं। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब सेकेंड नंबर में हम आते हैं सर्वांग सम आकृतियां। ये हमारा मेन टॉपिक है, ये इसी से हमें पूरी प्रश्नावली हल करना है। तो सर्वांग सम आकृतियां होती क्या हैं? वे आकृतियां जिनके आकार और माप दोनों समान हो। आकार का मतलब डिजाइन और माप का मतलब वह कितने सेंटीमीटर की है, कितनी बड़ी भुजा है, ये सारी चीजें। तो आकार भी समान होना चाहिए, माप भी समान होना चाहिए, तो उनको हम सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं। कहने का मतलब सीधे से है कि सभी प्रकार से बराबर होने चाहिए, बिल्कुल सेम डिजाइन होना चाहिए, ना कहीं से कम ना कहीं से ज्यादा, तो उसको हम सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं। जैसे कि देखेंगे 2 बराबर या समान आकार के या समान माप के 2 वर्ग हैं, तो ये भी सर्वांग सम होंगे। 2 समबाहु त्रिभुज हैं, दोनों की भुजाएं समान हैं, तो वो भी सर्वांग सम आकृतियां होंगी। और इसी तरह से 2 बराबर वृत्त ले लिए हमने, तो समान त्रिज्या वाले 2 वृत्त भी सर्वांग सम होंगे। तो ऐसे आकृति, जो 2 आकृति हमको ऐसे लेना है जो दोनों बिल्कुल सेम दिखती हो, तो दोनों आकृतियों को हम सर्वांग सम कह सकते हैं। तो आप लोगों को इसमें एक चीज बस याद रखना है कि सभी भुजा जो होंगी, संगत भुजाएं और संगत कोण, सर्वांग सम आकृतियों में संगत भुजा और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ये 2 चीज भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब इसमें जो शॉर्ट में जो हमें जो आएगा इस चैप्टर में, वो चीज पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमको अधिकतर ए देखने को मिलेगा। ए का मतलब है यहाँ पर एंगल। एंगल का मतलब होता है कोण। यहाँ पर भुजा गलती से लिख गया था, तो ए का मतलब एंगल है। एंगल को हिंदी में बोलेंगे कोण। इसी तरह से एस आएगा यहाँ पे, तो एस का इंग्लिश में बोलेंगे साइड। साइड का मतलब होगा भुजा। आर का मतलब यहाँ पर है राइट एंगल। राइट एंगल को हिंदी में बोलेंगे समकोण। एच का मतलब है यहाँ पे हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को हिंदी में बोलेंगे कर्ण। और 2 चीज है यहाँ पे, एक सर्वांग समता जो 9th क्लास में हम पढ़ रहे हैं, ये है सर्वांग समता का निशान। बराबर के ऊपर इस तरह का एक निशान बनेगा, उसको हम सर्वांग समता बोलेंगे। और जब हम 10वीं क्लास में पहुंचेंगे तो हम समरूपता पढ़ेंगे, उसका ये निशान है अकेला। तो ये सारी चीजें अभी हमको पढ़ना है। एक और चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा CPCT। अब CPCT का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। यदि 2 त्रिभुज ले रहे हैं हम, सर्वांग सम है, तो उनके सभी संगत भाग बराबर होंगे। ये है CPCT का फुल फॉर्म हिंदी में। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर हमें एक परिभाषा यहाँ पर देखना है।
समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु का मतलब यहाँ नाम से ही समझ में आ रहा है, समद्विबाहु मतलब समान दो भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। सिंपल सा है, देख सकते हैं यहाँ पे जैसे एक त्रिभुज है, इसकी ये दो भुजा बराबर हैं तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसमें एक चीज आप लोगों को ध्यान देना है, यदि दो भुजा बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो यदि ये मान के चलो ये 30 का है तो ये वाला भी 30 का ही होगा। इस तरह से एग्जाम्पल के थ्रू मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है, बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट देखते हैं समबाहु त्रिभुज। तो अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है, एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। समबाहु का मतलब समान भुजा, मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब जब समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर हैं तो इसके तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। और समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण कितने कितने अंश के होंगे, तो 60-60 अंश के होते हैं समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण। तो ये भी एग्जाम में पूछता है, तो इसको भी आप लोगों को याद करना है। एक चीज यहाँ पर मैंने नहीं दिखाया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो ये तो आप लोगों को पता है, इसके पहले वाले अध्याय में भी हमने पढ़े हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इसीलिए मैंने इसमें यहाँ पर नहीं दिखाया है। अब हम यहाँ पर सर्वांग समता के कुछ नियम पढ़ लेते हैं। तो सर्वांग समता के यहाँ पे देखेंगे 5 नियम हैं। यहाँ पे त्रिभुजों के कुछ नियम हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। जो नियम है उनको मैंने यहाँ पर दिखाया है और जो नियम नहीं है उनको भी मैंने यहाँ पर दिखाया है। तो सर्वांग समता के लिए एक ऑब्जेक्टिव ये बनता है, सर्वांग समता के लिए निम्न नियम नहीं है, ऐसा एक ऑब्जेक्टिव आएगा। तो आप लोग, मैंने ये रेड से दिखाया है, ये वाले 3 नियम आप याद कर लें कि ये 3 नियम सर्वांग समता के नियम नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव में एक न एक आता ही है और बाकी ये 5 नियम जो हैं सर्वांग समता के नियम हैं। तो देखेंगे एस एस एस, एस का मतलब यहाँ पर भुजा से होता है, तो भुजा भुजा भुजा, ये भुजा भुजा सर्वांग समता हो गई। एस ए एस मतलब भुजा कोण भुजा, 2 भुजा आएगी और बीच का एक कोण। ए एस ए मतलब कि कोण भुजा कोण, 2 कोण आएगा और बीच की एक भुजा। ए ए एस यानी कि कोण कोण भुजा, 2 कोण लगातार आएगा और फिर बाद में एक भुजा। फिर आर एच एस यानी कि समकोण कर्ण भुजा। ये 5 नियम है, ये पांचों नियम की परिभाषाएं लिखने आती हैं, यानी कि इनमें से कोई ना कोई एक परिभाषा लिखने आएगी। तो ये इसकी परिभाषा अब मैं आगे दे रहा हूँ। इसके पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे 2 बराबर बराबर मैंने त्रिभुज लिया है, इसको हम नाम दे रहे हैं ए बी सी और इसको नाम दे रहे हैं पी क्यू आर। तो इसमें हमको यदि ये दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है, अभी मैंने 5 नियम बताया, 5 नियम में से कोई भी नियम हम लगा सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला एस 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 नियम से लगाकर इसको सिद्ध करके बताओ। तो जैसे देखेंगे ए बी के संगत भुजा हमको दिख रही पी क्यू, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी बराबर पी क्यू। एक और भुजा देख सकते हैं बी सी, तो बी सी की संगत यहाँ पर हमें दिख रही है क्यू आर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी सी बराबर क्यू आर। एक और भुजा देखते हैं, जैसे यहाँ पर है ए सी, तो ए सी की संगत हमें यहाँ पर दिख रही है पी आर। बराबर बराबर जिस जगह में वो दिख रहा है वहां पे हमें देखना है, तो ये हो जाएगा ए सी के बराबर में पी आर। ये देखेंगे भुजा भुजा भुजा, एस 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 सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज यहाँ पे सर्वांग सम हो जाएंगे। और सर्वांग सम का निशान कैसे लगाएंगे, पहला त्रिभुज हो जाएगा ए बी सी और बराबर के ऊपर ये निशान लगाएंगे तो ये हो जाएगा सर्वांग सम का, और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। तो एस 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 सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज यहाँ पे सर्वांग सम हो जाएंगे। तो ये इसी तरह से हमें यहाँ पे सवाल हल करने हैं। तो अब हम एस 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 की परिभाषा यहाँ पर लिख लेते हैं। देखेंगे भुजा 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 सर्वांग समता की परिभाषा है, यदि 2 त्रिभुजों में, देख सकते हैं यहाँ पे एस 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 3 बार भुजा भुजा आ रही है, तो 2 त्रिभुज लेंगे हमेशा। तो 2 त्रिभुजों में पहले त्रिभुज की 3 भुजा, देखो 3 भुजा है यहाँ पे, तो पहले त्रिभुज की 3 भुजा, दूसरे त्रिभुज की भी संगत 3 भुजा। यहाँ पे भी संगत भुजा ही लेना है, कोई भी भुजा नहीं ले सकते हम, संगत भुजा ही लेना है। तो पहले त्रिभुज की 3 भुजा, दूसरे त्रिभुज की भी 3 भुजा बराबर होंगी, 2 त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए 2 त्रिभुज बनाया है ए बी सी और पी क्यू आर। तो देख सकते हैं ए बी की संगत यहाँ पर हो जाएगी पी क्यू, ए सी की संगत यहाँ पे हो जाएगी पी आर और बी सी की संगत यहाँ पे हो जाएगी क्यू आर। तो सेम भुजा हो जाएगी, तो दोनों त्रिभुज यहाँ पे सर्वांग सम हो जाएंगे। सिंपल सी परिभाषा है, इसके नाम से ही आप परिभाषा याद कर सकते हैं। नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं। अगली परिभाषा है यहाँ पे एस ए एस
यानी कि भुजा कोण भुजा, नाम से ही समझ में आ रहा है दो भुजा आएगी और बीच में एक कोण आएगा। ठीक है, दो भुजा के बीच में एक कोण, सर्वांग समता का ये नियम है SAS। तो इसकी परिभाषा, हमेशा दो त्रिभुजों में हम तुलना कर रहे हैं, तो दो त्रिभुजों में पहले त्रिभुज की दो भुजा और बीच का एक कोण। ठीक है, पहले त्रिभुज की दो भुजा और उनके बीच का एक कोण। फिर दूसरे त्रिभुज की संगत, यहाँ पर आपको एक संगत शब्द यूज करना है, तो दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजा और बीच का एक कोण बराबर होंगे तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। सिंपल सी परिभाषा है, दो भुजा और बीच का एक कोण, पहले त्रिभुज की दो भुजा और बीच का एक कोण, दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजा और बीच का एक कोण बराबर होंगे तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। जैसे देख सकते हैं, एक भुजा हमने लिए AB, ये एक लास्ट वाले बिंदु के दो नाम देंगे भुजा में, तो AB के बराबर में देख सकते हैं PQ हो जाएगी, AB बराबर PQ। एक भुजा है यहाँ पे AC के बराबर में PR हो जाएगी, AC बराबर PR। और ये दो भुजा के बीच में यहाँ पर कोण बन रहा है A, ऐसे ये दो भुजा के बीच में यहाँ पर कोण बन रहा है, तो ये A और P ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे, तो भुजा कोण भुजा SAS सर्वांग समता यहाँ पर लग रहा है। नेक्स्ट नियम देखते हैं। नेक्स्ट नियम यहाँ पे ASA का मतलब कोण भुजा कोण, यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है। तो दो कोण लगातार लेना है और उनके बीच में एक कोई भी भुजा, तो दो कोण के बीच की एक भुजा। तो इसी तरह से परिभाषा बनेगी, दो त्रिभुजों में पहले त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की एक भुजा, दो कोण और बीच की एक भुजा, दूसरे त्रिभुज की भी संगत दो कोण और उनके बीच की एक भुजा बराबर होगी तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो इसका मतलब जैसे हमने लिए कोण A, तो कोण A के बराबर में यहाँ कोण P हो जाएगा। एक कोण लिए हमने A और एक कोण लिए हैं B और उसके बीच की भुजा हो जाएगी AB। इसी तरह से आप और दूसरा भी ले सकते हैं, तो जैसे यदि आप लेंगे A और C और उसके बीच की हो जाएगी AC, या B और C लेंगे तो उसके बीच की BC भुजा हो जाएगी। तो कोई भी दो कोण लेना है और उसके बीच की एक भुजा लेना है। तो यहाँ पर मैंने लिया है A और B, तो इसके संगत हो जाएगा P और Q और बीच की भुजा AB के बराबर में PQ हो जाएगा। तो इस तरह से कोण भुजा कोण सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज यहाँ पे सर्वांग सम हो जाएंगे। नेक्स्ट नियम देखते हैं AAS कोण कोण भुजा सर्वांग समता। यहाँ पर देख सकते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है, लगातार दो कोण लेना है और उसके बाद एक भुजा लेना है। तो हम लगातार दो कोण लेंगे और उसके बाद एक भुजा। नियम कैसे याद करोगे, पहले त्रिभुज के दो त्रिभुजों में पहले त्रिभुज के दो कोण और उसके बाद भुजा, पहले त्रिभुज में दो कोण और एक भुजा, दूसरे त्रिभुज की भी संगत दो कोण और एक भुजा, दो कोण और एक भुजा। नाम यहीं से याद हो जाएगी आप लोगों को परिभाषा, दो कोण और एक भुजा, पहले त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा, दूसरे त्रिभुज के भी दो कोण और एक भुजा बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। सिंपल सा है, यहाँ दो कोण बराबर लगातार लेना है और उसके बाद एक भुजा लेना है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। नेक्स्ट नियम देखते हैं। अगला नियम है यहाँ पे RHS को मैंने हिंदी में बताया समकोण कर्ण भुजा। अब समकोण कर्ण भुजा का मतलब है हमेशा इसमें दो त्रिभुज कौन से होने चाहिए, समकोण। ऐसे दो त्रिभुज यदि वो समकोण है तो उसमें RHS नियम हम लगा सकते हैं। इसमें भी एक कंडीशन है, कब लगा सकते हैं, जब 90 अंश के सामने वाला यदि हम कर्ण ले सकते हैं तभी हम RHS लगाएंगे। तो आप लोगों को याद रखना है, 90 अंश यानी कि समकोण के सामने वाली भुजा यानी कि कर्ण यदि हम ले सकते हैं तो हम RHS नियम लगा सकते हैं। तो अब इसको आप याद कैसे करेंगे, दो समकोण त्रिभुजों में, इसको तो आपको लिखना ही है क्योंकि RHS प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लगेगा। तो दो समकोण त्रिभुज में पहले त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा, दो समकोण त्रिभुज में पहले त्रिभुज का कर्ण और भुजा, दूसरे त्रिभुज की भी संगत कर्ण और भुजा, बस कर्ण और भुजा, यही नाम याद रखना है, कर्ण और भुजा। पहले त्रिभुज की कर्ण और एक भुजा, दूसरे त्रिभुज की भी कर्ण और एक भुजा बराबर होंगे तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं B और Q दोनों 90-90 अंश के हैं, एक कोण तो ये ले ही लेंगे और AC जो है यहाँ पे कर्ण है और PR भी यहाँ पे कर्ण है, तो AC बराबर PR हो जाएगा। एक भुजा कोई भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर AB लिया है और PQ लिया है, तो AB के बराबर में PQ, या तो आप BC और QR ये भी ले सकते थे। तो कोई भी एक भुजा लेना और कर्ण तो लेना ही है। तो ये नियम अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है इसका कथन लिखने के लिए, तो इसको आप अच्छे से याद करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे सर्वांग समता के नियम तो खत्म हो चुके हैं। अब कुछ परिभाषा है यहाँ पे, या एक शब्द में उत्तर में ये आ सकता है, खालिस्तान में आ सकता है।
तो इनको तो आप अच्छे से नोट कर ही ले। ये विकल्प में, खालिस्तान में, सत्यासत्य में ये पूछ सकता है। तो जैसे पहला है यहाँ पे, समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त हमेशा सर्वांग सम होंगे। समान भुजाओं वाले दो वर्ग हमेशा सर्वांग सम होंगे। समान लिखा है तो समझ जाना कि हमेशा सर्वांग सम होंगे। और बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं और बराबर कोणों की सम्मुख भुजा भी हमेशा बराबर होगी। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण हमेशा 60-60 अंश का होता है, ये भी हमें पता है। और हमेशा त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा, सम्मुख भुजा मतलब सामने की भुजा, बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है या लंबी भी होती है, कई जगह आ जाता है। तो ये आप लोगों को याद करना है। त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो त्रिभुज में 3 भुजा होती है ना, तो उसमें कोई भी 2 भुजाओं को जोड़ेंगे हम तो तीसरी वाली भुजा से हमेशा बड़ा ही आएगा उसका आंसर। और एक ही वाला इससे सवाल भी है हमारे इसमें, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये एक नियम आया है, तो इसको भी आप लोगों को याद करना है। समकोण त्रिभुज में हमेशा जो कर्ण होगा वो सबसे बड़ी भुजा होगी, तो ये भी आप लोगों को याद करना है। तो इसमें सिर्फ इतने ही नियम हैं, आप लोगों को इतने नियम याद रखना है। और सर्वांग समता के 5 नियम ये आप लोगों को याद करना है। तो ये वीडियो तो यहाँ पर हो चुका है। इसके बाद में इसमें IMP PDF भी अपलोड कर रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में मैंने इंस्टाग्राम ID और व्हाट्सअप नंबर मेंशन किया है। इस IMP PDF को लेने के लिए मुझे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।